नमस्कार, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर और अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़। मैं हूं आपके रेडियो साथी गैर अता। स्वागत है आप सभी श्रोताओं का आज इस विशेष कार्यक्रम में। श्रोताओं, आप सभी जानते हैं आज इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज़ एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग है। ड्रग अब्यूज़ पर हम जब बात करते हैं तो हमारे यहाँ कॉमनली उसको ड्रग एडिक्ट कहते हैं। तो आज हम इस मौके पर, इस दिवस पर बातचीत करने के लिए ड्रग अब्यूज़ पर और इसके जो भी असर है उस पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में आमंत्रित किया है श्री पूर्ण पावे, प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर, परिवर्तन दी एडिक्शन एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर, चिंपू, ईटानगर। पावे सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। थैंक यू। तो चलिए हम सीधा ड्रग अब्यूज़ या ड्रग एडिक्ट पर, ड्रग एडिक्ट क्योंकि हमारे यहाँ आमतौर पर ड्रग एडिक्ट ही बोलते हैं लोग, ड्रग अब्यूज़ ये सब वर्ड यूज़ ही नहीं करते, ड्रग एडिक्ट ही बोलते हैं। तो इसमें हम शुरू जो है आपके दी एडिक्शन सेंटर से करना चाहेंगे। तो दी एडिक्शन सेंटर और रिहैबिलिटेशन सेंटर, इसमें एग्जैक्टली क्या होता है? थैंक यू। आज ये जो इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग्स एब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग का, इसके में हमको इनवाइट करने के लिए आप सभी लोगों को बहुत दिल से धन्यवाद। तो हम पहले थोड़ा सा ये हम लोग का परिवर्तन के बारे में बोल सकते हैं। तो हम लोग का परिवर्तन ट्रस्ट जो मेनली 1991 को फाउंड किया था बाय डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर, जो महाराष्ट्र में हम लोग का जो फर्स्ट ये था, वहाँ पे वो लोग एक छोटा सा एल्कोहल डिपेंडेंट के लिए एक रिहेब सेंटर खोला था, जो का मेनली महाराष्ट्र का सातारा डिस्ट्रिक्ट में ही किया था। अच्छा। तो वहाँ पे वो लोग जब एडिक्शन का ऊपर काम कर रहा था, वो लोग कम्युनिटी में भी जाके काम किया था। तो वहाँ पे देख रहा था मेनली जब कम्युनिटी में जाता है तो जो मेनली एडिक्शन प्लस जिसका मेंटल इलनेस है, उन लोग का वो लोग देखता था कि उन लोग का ट्रीटमेंट ऐसे कुछ नहीं होता था। तो ज़्यादातर क्या करता था, उन लोग को मेनली क्या होता है, आपका वो लोग ट्रीटमेंट के लिए तो डॉक्टर के पास नहीं जाता था, और तब इतना फैसिलिटी भी नहीं था जब 1990। तो वो लोग कम्युनिटी में जाके देखा तो वो लोग ये का ऊपर काम करने के लिए बहुत ज़रूरी है, मेनली मेंटल हेल्थ प्लस एडिक्शन का ऊपर। तो वो लोग वो सोच को ये करके परिवर्तन ट्रस्ट को फॉर्म किया। उसके बाद वो लोग वहाँ पे जो मेंटल इलनेस के ऊपर मेनली जो अंधविश्वास है वो सब मिटाने के लिए अंधश्रद्धा निर्मूल अभियान बोल के एक मिशन ये किया था। अच्छा। जिसमें वो एक हिंदू था, तो वो तो दूसरा रिलीजन के अगेंस्ट में काम नहीं कर सकता है, पहले तो अपना रिलीजन का ऊपर ही काम करना पड़ेगा। इसीलिए वो क्या किया, जितना भी ब्लैक मैजिक हो या बाबा साबा जितना होता है, उन लोग का अगेंस्ट में जाके मेंटल हेल्थ के ऊपर काम किया था। उसको तो 2011 में ऐसे कुछ जब मॉर्निंग वॉक कर रहा था तब उसको किसी ने रास्ता में ही गोली मार के मारा दिया। ओह माय गॉड। जो आप लोग का परिवर्तन ट्रस्ट का जो फाउंडर है। मेंटल हेल्थ के बारे में अभी जब 2024 में ही लोगों को इतना हेजिटेशन है इसको लेकर, तो 1991 में तो हालत ख़राब रहे होंगे ना। तो उसके बाद हम लोग का जो परिवर्तन का ये 2011 में हम लोग का ये तेजपुर में असम में स्टार्ट किया। तो कोलैबोरेशन LGBI जो तेजपुर का मेंटल हॉस्पिटल है असम का, उसके साथ कोलैबोरेशन करके जो हम लोग का मेंटल हेल्थ का ऊपर काम कर रहा था। तो उसमें आपका वो लोग क्या, तब जो होमलेस था उन लोग को रेस्क्यू करना, उसके बाद जितना भी मेंटल हॉस्पिटल में पेशेंट लोग आता था वो लोग क्या करते हैं, एक बार आता था लेकिन फिर बाद में फॉलोअप नहीं करते हैं। और मेंटल इलनेस जब भी हो जाता है, क्योंकि उसको मेडिसिन बहुत ज़रूरी होता है, आपका 1 महीना का मेडिसिन ये सब खा के भी ठीक नहीं होता है। सिम्टम्स ऐसा कुछ कम हो जाएगा, लेकिन दिखाने के लिए तो बहुत लोग आते हैं, फिर फॉलोअप के लिए नहीं आते हैं। तो फॉलोअप रेट को बढ़ाने के लिए काम किया। उसके बाद मेनली कम्युनिटी में जाके काम करना शुरू कर दिया हम लोग। तो उसके बाद हम लोग 2019 से वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में काम किया था। मेनली हम लोग भालुकपुंग, अरुणाचल में पहली बार 2019 को आया ना। हाँ, 2019 को हम लोग भालुकपुंग में शुरू किया था। उसके बाद भालुकपुंग से होकर हम लोग बोमडिला जो सिविल हॉस्पिटल है वहाँ पे महीने में एक बार बैठता था। तो लॉकडाउन टाइम में भी हम लोग जितना भी तकलीफ हो कोशिश करके फिर भी उन लोग को मेडिसिन को जैसे भी करके टाइम में पहुँचा ही देता था हम लोग। फिर 2022 में हम लोग
यहाँ पे ईटानगर में हम लोग का जो डी एडिक्शन सेंटर है उसको यहाँ पे 2019 में जब आप लोग भालुकपोंग ये सब में शुरू किया तो उसमें तो ऐसे कोई सेंटर स्टार्ट नहीं किया, नहीं, जस्ट सेंटर नहीं ऐसे था, विजिट सिर्फ हम किया लोग ना आप लोगों ने। हाँ, अभी डी एडिक्शन और रिहेबिलिटेशन सेंटर में क्या क्या होता है उसका बारे में बोल रहे हैं। हाँ, उसमें क्या होता है? डी एडिक्शन और रिहेबिलिटेशन सेंटर, क्योंकि जब भी एक एडिक्टेड पर्सन आता है तो हम लोग को क्या होता है, उन लोग को पहले डिटॉक्स ये सब करना पड़ता है, डिटॉक्स करना पड़ता है। डिटॉक्स के बाद उसको काउंसलिंग ये करके उसका कभी कभी क्या होता है, उन लोग का जो लोग एडिक्टेड होता है उसका पहले वो लोग का बहुत सारा स्किल ये सब रहता है। किसी किसी का ड्राइंग हो, कोई कुछ गाना बजाना, गिटार ये सब बजाना, उन लोग का बहुत सारा स्किल होता है। लेकिन वो लोग नशा के कारण क्या हो जाता है, वो सब भूल जाता है। हाँ। और उन लोग का इंटरेस्ट भी कम हो जाता है वो सब में। तो हम लोग वो सब को फिर से उन लोग का लाइफ में लाने के लिए ट्राई करते हैं। उन लोग का ड्रग्स को हटा के उन लोग का पहले जो स्किल था उसको रिहेबिलिट करने के लिए हम लोग ट्राई करते हैं। वही मेनली डी एडिक्शन एंड रिहेबिलिटेशन वही होता है। और जब हम लोग एडिक्शन की बात करते हैं, ड्रग एडिक्ट की बात करते हैं, तो एडिक्शन जो किस किस तरह का एडिक्शन होता है, क्या क्या चीज़ का एडिक्शन देखने को मिलता है? एडिक्शन तो आपका बहुत सारा है। जब भी किसी चीज़ हम लोग ज़रूरत से ज़्यादा ले लेते हैं, वही कोई सिर्फ ड्रग्स का ही नहीं, कोई कोई किसी किसी का चाय का भी एडिक्शन होता है, टी का, कॉफ़ी का, किसी किसी का पढ़ाई का भी बहुत सारा ऐसे उसमें भी एडिक्टेड होता है। लेकिन वो इतना हार्मफुल नहीं होता। लेकिन जब नशा बोलने से हम लोग का मेनली आपका ड्रग्स आ गया, उसके बाद एल्कोहल, कैनाबिस, कोई कोई पेट्रोल ये सब का भी एडिक्टेड होता है। उसके बाद डेनराइट ये सब भी लेता है। बहुत सारा ऐसे पेशेंट आता है हम लोग के पास जो डेनराइट भी लिया होता है, पेट्रोल एडिक्टेड होता है। तो ऐसे बहुत सारा ये आता है एडिक्शन का। अभी जैसे आप 2022 से ईटानगर में चिंपू में अपना जो डी एडिक्शन एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर शुरू किया है, तो अभी इन 2 सालों में आपने कितने लोगों को यहाँ पे एडमिट किया, कितने लोगों का ट्रीटमेंट किया और उनमें से कितना सक्सेस हुआ? हम लोग का रिहेब सेंटर जो मेनली हम लोग किसी को फोर्सफुली एडमिट नहीं करते हैं। तो हम लोग का वहाँ पे जितना भी विलिंगली आता है उन लोग को हम लोग जो मन से सोच के आते हैं हम छोड़ेगा बोल के, उन लोग को हम हमेशा हेल्प करते हैं। तो हम लोग का यहाँ पे और हम लोग का जो रिहेब सेंटर है उसका बेड कैपेसिटी सिर्फ 12 ही है। अच्छा, तो एक बार में आप 12 लोगों को ही एडमिट कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। और ज़्यादातर विलिंगली आने वाला है, फोर्सफुली एडमिट नहीं करते। इसके कारण भी हम लोग का अभी तक टोटल 81 हुआ है हम लोग का 2 साल में। उसमें पॉजिटिव आपका जो पॉजिटिव रेट है हम लोग का यहाँ से डिस्चार्ज होने के बाद ठीक होके रखा है, वो हम लोग का 50% से ज़्यादा है। 50% से ज़्यादा है। हाँ, क्योंकि ज़्यादातर विलिंगली आता है। उसके बाद हम लोग का जो ट्रीटमेंट होता है हम लोग का ज़्यादातर ट्रीटमेंट मेडिसिन का ऊपर ही होता है। उन लोग को कुछ भी तकलीफ होने के लिए नहीं देते हम लोग। जैसे विड्रॉल में बहुत सारा पेन ये सब होता है, वो सब होने के लिए नहीं देते हैं। तो हम लोग वो सब पूरा मैनेज करते हैं। उसके बाद आफ्टर डिस्चार्ज आफ्टर केयर ट्रीटमेंट रहता है हम लोग का। एटलीस्ट 6 महीना तक हम लोग के साथ उन लोग को मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं, फॉलो अप होते हैं। उसके बाद भी हम लोग डिस्चार्ज होने के बाद भी महीने को कॉल करते हैं उन लोग का गार्जियन को कि अभी कैसा है, वो लोग कुछ तकलीफ हो रहा है क्या। और उन लोग को भी बोलते हैं कुछ तकलीफ होने से हम लोग का यहाँ पे आके एक दिन के लिए बैठ जाओ, नहीं तो मॉर्निंग को आके शाम को चला जाओ, लेकिन नशा को मत लो। आप लोग को जब भी क्रेविंग होता है हम लोग को कॉल करो। हम लोग जितना रात को कॉल करने से भी हम लोग रिसीव करते हैं, जैसे भी कॉल करने से भी हम लोग रिसीव करते हैं। किसी किसी का रिहेब सेंटर में कोई कॉन्सेप्ट ऐसे होता है कि रिहेब सेंटर में बहुत ज़्यादा टॉर्चर करता है। तो कोई ऐसे बोल देता है, और उन लोग का दोस्त लोग भी ऐसे बोलेगा कि कोई रिहेब सेंटर में टॉर्चर होता है, इसीलिए वो लोग रिहेब सेंटर जाने के लिए डरता है। लेकिन रिहेब सेंटर में ऐसे नहीं होता है, एडिक्शन सेंटर में। हाँ, ये आपने सही कहा है। क्योंकि हम लोग भी सुनते हैं कि रिहेब सेंटर में बहुत टॉर्चर होता है। उसका बाद उन लोग बच्चा लोग भी, मतलब जैसे अभी आप बोला ना कि जब उसको छुड़वाता है तो उनको बॉडी में बहुत तकलीफ होती है, तब आप लोग मेडिसिन से उसको शांत कर देते हैं। तो क्या बाकी रिहेब सेंटर जहाँ मेडिसिन से काम नहीं चलता है उसमें तब तो कैसा होता होगा? हम तो इतना एक्सपीरियंस नहीं बाकी का। लेकिन वो लोग बोलते हैं वो वहाँ पे भी मेडिसिन देता है। तो सब रिहेबिलिटेशन सेंटर में तो मेडिसिन होना पड़ेगा ना? मेडिसिन तो होना पड़ेगा। जब बॉडी वो विड्रॉल के टाइम पे जब बॉडी का जो रिएक्शन है उसको तो शांत करने के लिए होना ही पड़ेगा ना। और कोई भी रिहेब सेंटर में ऐसे
मेंटल हरेसमेंट या फिजिकल हरेसमेंट ऐसे तो नहीं होना है। तो जितना भी हो सकता है जाना चाहिए सच में। और अभी जैसे कि आपका 2 साल में 81 पेशेंट आया और सक्सेस रेट जो है 50%, ये बहुत अच्छा है, क्योंकि बहुत लोग ठीक होके वापस जाता है, फिर से ड्रग्स लेना शुरू करता है। ऐसे केसेस बहुत देखने को मिलता है। और जैसे आप बताए कि विलिंगली आते हैं, तो शायद इसलिए भी होता होगा। तो जैसे अभी हम अगर बात करें ड्रग्स लेने वालों की, तो जो आपके हिसाब से, जितना आपका एक्सपीरियंस है उस हिसाब से, कौन से एज ग्रुप के लोग ज़्यादा इफ़ेक्टेड है इससे? अभी तो ज़्यादातर आपका 20 से लेके 30-40 ईयर्स का लोग ज़्यादा आता है। लेकिन आजकल वो क्या हो रहा है, अभी तो रिसेंटली जो अंडर एज का वो भी कोई जगह में ये हो रहा है, ले रहा है ड्रग्स का। अभी मेनली जो रिस्क ग्रुप होता है वो क्लास 10 पास करने के बाद 11-12 का जो होता है वो भी बहुत ही रिस्क ग्रुप में रहता है। तो ज़्यादातर उन लोग का चांस होता है आफ्टर 10 पास हो या 12 पास उन लोग जाने का। अगर उन लोग को सही से डायरेक्शन नहीं मिलेगा तो वो लोग ये सब फील्ड में जाने का चांस बहुत ज़्यादा रहता है। हाँ, तो आप लोग तो वहाँ पे हर किसी से बात करते होंगे, सब पेशेंट से बात करते होंगे कि क्या सामने आता है कि उन लोग किस कारण से इस ड्रग्स के चक्कर में पड़ गया? क्या रीज़न, मैक्सिमम रीज़न क्या देखने को मिलता है? मैक्सिमम रीज़न तो ज़्यादातर वो लोग बोलते हैं दोस्त लोग के साथ बैठ के हो गया बोल के। कोई दोस्त लोग उन लोग का पीने वाला होता है तो उन लोग के साथ बैठ के, मेनली उसको पीयर प्रेशर बोलते हैं, दोस्त लोग फोर्स करते हैं, उसके कारण हो जाता है। उसके बाद आपका कोई ऐसे बोलते हैं, ऐसे लेने का मन करता है उन लोग को, कैसा लगता है नशा को, मतलब ड्रग्स टेस्ट करने के लिए करते हैं। टेस्ट करने के लिए करते हैं। एक बार ले लिया, अच्छा लगा उसका नशा, फिर और एक बार ले, ऐसे करके वो लोग एडिक्टेड हो जाते हैं। और ऊपर से कभी कुछ रिलेशनशिप इशू में, नहीं तो कुछ आपका दूसरा एनवायरमेंटल फैक्टर, जैसे घर में कुछ प्रॉब्लम हो गया, ये और रिलेशनशिप इशू हो गया, फिर एग्ज़ाम ये सब में फेल होना, वो सब भी बहुत कारण। और कभी कोई चांस भी होता है, इनहेरिटेड होता है, जो पहले आप जो गार्जियन लोग, पेरेंट्स लोग नशा लेने वाला होने से थोड़ा चांस रहता है उन लोग का बेटा बेटी लोग भी नशा लेने का। और लेकिन ये जिस दोस्त का बात सुन के लिया है, वो दोस्त भी तो बच्चा ही है। और वो भी तो किसी न किसी कारण से ही लेना स्टार्ट किया होगा। ये चेन तो तब तो बहुत पीछे, मतलब स्टार्टिंग कहाँ से हो रहा होगा, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए तो बहुत तकलीफ होगा कहाँ से हो रहा है। लेकिन उसको तो हम लोग आइडेंटिफाई करना ही पड़ेगा। मेनली जो रीज़न है अभी पकड़ जे ये पीयर प्रेशर हो, इसलिए उन लोग को क्या करना पड़ेगा, जो अभी रिस्क ग्रुप में है, जो अभी तक नहीं पहुँचे है। और इस साल का जो थीम है ये इसका, तो वो मेनली इन्वेस्ट इन प्रिवेंशन बोल के है। तो हम लोग को वहाँ पे उन लोग को प्रिवेंट करना, क्योंकि ड्रग्स को तो आप अभी 2-3 पेडलर को पकड़ लीजिए, फिर नया कोई पेडलर बन जाएगा, सप्लाई तो आता ही रहेगा, ऐसे तो ख़त्म नहीं कर सकेंगे उसको। तो नशा को ख़त्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो नशा ले रहा है या जो लेने वाला है, उन लोग को वहाँ पे रुकने से, तब अगर कोई कस्टमर ही नहीं होगा तो सामान बिक्री करके लाके भी बिकेगा भी नहीं। तो ऐसे कर हम लोग मेनली प्रिवेंशन में अभी ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। हाँ, और अभी आप थोड़ी देर पहले एज ग्रुप में बताया कि अंडर एज जो छोटे बच्चे हैं उन लोग भी ले रहे, तो उन लोग का क्या रीज़न रहता है इसके पीछे? उन लोग का रीज़न मेनली वही होता है, एक तो कभी गलत संगत में पड़ जाता है, और किसी का इतना ये नहीं होता है आपको कौन सा चीज़ अच्छा है कौन सा चीज़ बुरा है। और हम लोग का क्या होता है, ऐसे आपको सलाह देने वाला लोग बहुत मिलेगा, लेकिन वो सही है या गलत है उन लोग का हिसाब से वो आइडेंटिफाई करने के लिए भी, क्योंकि आपको कभी ऐसे होता है आपको नींद नहीं लग रहा है, बदन पेन हो रहा है, कोई बोलेगा एक पैक दारू पी लो, अच्छा से नींद भी आ जाएगा आपको, और आप अच्छा से पूरा बदन दर्द भी कम हो जाएगा, ऐसे सलाह देने वाला भी लोग। तो ऐसे उन लोग ऐसे भी जाके ये कर सकते हैं। और कभी उन लोग का क्यूरियोसिटी भी होता है, सीनियर लोगों को देख के भी सीखते हैं या दूसरा लोगों को देख के भी सीखते हैं कि वो लोग नशा लेके इतना ये कर रहे हैं, हम भी एक बार लेके देखते हैं क्या होता है बोल के उस तरफ चला जाता है। और कभी ये पेरेंटिंग इश्यू भी आता है, क्योंकि हम लोग अपना
बेटा बेटी को इतना ध्यान नहीं देता है। हाँ, जो भी चीज़ चाहिए वो तो पूरा दे देते हैं, पैसा हो डिमांड या सब फुलफिल कर देता है, कर पैसा देते, लेकिन मांगने से दे देता है। लेकिन पैसा क्यों मांगा है उसको हम लोग नहीं देखते। तो वो इतना सारा पैसा मांगा है, उसको तो दे दिया, फिर वो किस चीज़ में यूज़ किया है उसको भी हम लोग को देखना चाहिए। क्या चीज़ के लिए मांग रहा है और पैसा मिलने के बाद उसको कहाँ इन्वेस्ट किया है, कहाँ वो सब भी खर्चा देखना किया है। है, वो भी देखना जरूरी है। बिल्कुल। कभी कभी उन लोग का कुछ, हम लोग मेनली पेरेंट्स लोग बच्चा लोग को ये करना पड़ेगा, जो आप लोग का ये बच्चा क्या कर रहा है दिन भर, पहले ऐसे ऐसे उस काम कर रहा था दिन भर, उसका एक्टिविटी सडनली उसका अगर एक्टिविटी चेंज हो गया है, लोगों से बात करना कम कर दिया है, ज़्यादातर दिन भर सोता रहता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, तब थोड़ा वो रिस्क आ जाता है। तो उसमें आप लोग उनको ध्यान देना है उस टाइम में ज़्यादातर, क्योंकि तब वो लोग क्या हो सकता है, वो तब वो दूसरा नशा चीज ले सकता है, चांस होता है। तो बिहेवियर को भी थोड़ा मॉनिटर सेंस हो करना जाता है, उसको बहुत मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी है। मेनली अभी हम लोग को वही प्रिवेंशन में बहुत सारा काम करना है हम लोग। बिल्कुल बिल्कुल, ये क्योंकि ये एक बार एडिक्शन में आने के बाद इससे छुटकारा पाना बहुत मुश्किल है, और कोई भी डॉक्टर इसका इलाज भी आसानी से कर भी नहीं सकता। कोई भी ऐसे रॉकेट साइंस नहीं है कि उसका एक मेडिसिन दे दिया डायरेक्ट वो नशा छोड़ दिया। कभी कभी हम लोग का गार्जियन लोग फ़ोन करते हैं, आप लोग गारंटी दे सकते हैं क्या उसको वो ठीक हो जाए? तो हम लोग बोलते हैं हम लोग तो गारंटी नहीं दे सकते, लेकिन हम लोग जितना हो सकता है हम लोग 100% अपना एफर्ट डाल सकते हैं उसको ठीक करने के लिए, क्योंकि गारंटी तो नहीं दे सकता किसी को, तो आदमी को इतना जल्दी गारंटी किसी को नहीं दे सकते। हाँ, ये लेकिन जो ले रहा है उसका ऊपर भी डिपेंड करता है बहुत ज़्यादा। हम लोग का विलिंग पावर कितना है, वो सच में छोड़ने के लिए चाहता है कि नहीं, मन से चाह रहा है कि नहीं, वो सब बहुत मैटर करता है। खुद भी मन से उसको एक सोचना पड़ेगा ना कि नहीं, हमको तो इस चीज़ से छुटकारा पाने के लिए कोशिश करनी चाहिए। तो जैसे अभी हम लोग एज ग्रुप की बात की, तो इतने जो लोग एडिक्टेड है उसमें से जैसे हम अगर जेंडर की बात करें तो मेल फीमेल में क्या वो रेशियो है? अभी तो दोनों ही ले ही रहे, लड़का लोग भी ले रहा है, लड़की लोग भी ले रहा है। तो हम लोग का वहाँ पे तो जितना एडमिट हुआ है उसका हिसाब से तो हम लोग का वहाँ पे ज़्यादातर लड़का लोग ही एडमिट हुआ है, लड़की तो बहुत कम एडमिट किया है हम लोग का वहाँ पे रिहैब सेंटर में। तो उससे आपका 81 से आपका सिर्फ 8 ऐसे कुछ लड़की होगा हम लोग का। हाँ, तो वो तो बहुत ज़्यादा कम है, मतलब अगर हम देखा जाए कंपेयर करें तो बहुत ज़्यादा कम है। लेकिन यूजर लोग तो बहुत ज़्यादा है, वो लोग बोलता है लड़की लोग भी हम लोग का साथ बहुत ज़्यादा लेता है बोलते हैं, जो हम लोग का वहाँ पे एडमिट होते हैं वो लोग बोल देते हैं। कोई कोई ऐसे भी हो सकता है कभी कभी स्टिग्मा के कारण बाहर लड़की लोग नहीं बताना चाहता है, या गार्जियन लोग भी उन लोग को ट्रीटमेंट दिलाने के लिए मेरा बेटी ऐसे है बोल के कोई लोग बाहर में नहीं दिखाना चाहता है। इसके कारण भी हो सकता है फीमेल का परसेंटेज कम होने का कारण। ये भी एक तकलीफ है ना। ट्रीटमेंट नहीं देने से क्या होगा, उसको अब जितना छुपा के रखेगा उतना ज़्यादा उसके लिए ख़राब होगा, उसका हेल्थ के लिए ख़राब होगा। तो जितना हो सके जो स्टिग्मा है वो सब दूर करना है, सब लोग को ट्रीटमेंट लेना है, फिर उसका लाइफ स्पैन भी बहुत कम हो जाएगा और घर का माहौल भी अच्छा नहीं रहेगा। और जो भी नशा लेने के लिए शुरू कर देते हैं उन लोग का तो फिजिकल हेल्थ में आपका बहुत सारा बीमारी आ सकता है। और जो ये ड्रग्स यूज इंजेक्शन कर लेता है मेनली, वो लोग का तो ज़्यादातर लोग का हेपेटाइटिस सी पॉजिटिव निकलते ही है। तो वो लोग हेपेटाइटिस सी पॉजिटिव निकलने का मेन एक कारण वो लोग सिरिंज शेयर करते हैं। उसके बाद अभी तो रिसेंटली हम लोग का यहाँ का HIV पॉजिटिव रेट भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। हाँ। वो भी मेन ड्रग्स एक ये है जो नीडल शेयर करते हैं, उसका वजह से भी हो सकता है। सही बात है। तो आपने तो बताया कि आपके परिवर्तन जो दी एडिक्शन सेंटर है, रिहेबिलिटेशन सेंटर है, उसमें ज़्यादातर पेशेंट जो है अपना मर्जी से एक विलिंगनेस के साथ आता है। बावजूद इसके आप लोगों को क्या क्या चैलेंजेस फेस करना पड़ता है? विलिंगली आते हैं, फिर भी कभी कभी उन लोग का हम लोग देखते हैं कि हम लोग का दिमाग से ज़्यादा उन लोग जो लोग ड्रग्स नशा लेते हैं उन लोग का दिमाग हम लोग से बहुत ज़्यादा फास्ट चलता है। तो नहीं पकड़ सकते वो ऐसे होगा क्या सोच रहा है। कोई ऐसे विलिंगली आता है,
हम अच्छा से 3 महीना बैठेगा। हम लोग का कोर्स जो 3 महीना होता है, 3 महीना, अच्छा। फिर 1 महीना होने के बाद, फिर 1 वीक होने के बाद भी कभी कभी वो लोग बोलते हैं हमको घर जाना है, यहाँ से जाना है। तो वो लोग, तो उसमें हम लोग उन लोग को समझाने से कोई कोई समझता है, लेकिन कभी कभी वो लोग भी गुस्सा भी होता है पूरा। उस टाइम में समझने से कभी कभी हम लोग ट्रेनिंग देता है। हमको तो बहुत बार मिला है, रास्ता में मिलने से गाड़ी से ठोक के चला जाएगा, मरा देगा बोल के, ऐसे तो बहुत बार ही। कभी कभी किसी किसी गार्जियन लोग भी कभी कभी बोलते हैं हम लोगों को, खुद रखने आता है लेकिन खुद कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग होके ऐसे भी हो जाता है। साइलेंस तो इसमें भी रहता है। हाँ, इसमें रिस्क भी रहता है। जब आप ऐसे नशा लेने वाले लोगों के साथ काम कर रहे हैं तो रिस्क भी होता है। उन लोग को कभी कभी केयर करने के लिए बहुत तकलीफ होता है, तो इसके कारण बहुत रिस्क आ जाते हैं। हाँ, तो इस बार का थीम आपने बताया कि प्रिवेंशन पे हम लोग को ज़्यादा ध्यान देना चाहिए ना। तो प्रिवेंशन पे अगर हम बात करें तो जो एक कॉमन आदमी है, जिस तरह हम लोग जैसे आम आदमी जिसको इस फील्ड में कोई एक्सपीरियंस नहीं है, फिर भी अगर हम किसी की मदद करना चाहें या फिर ऐसे ड्रग जो लोग इसमें एडिक्टेड लोग हैं उन लोग के साथ अगर हम लोगों को डील करना पड़े तो हम लोग किस तरह से हेल्प कर सकते हैं? एक कॉमन आदमी क्या मदद दे सकता है? उन लोग मेनली आप तो सब लोग तो जैसे भी जितना कॉमन होने से सब लोग को पता हो गई नशा कितना ख़राब है, क्या क्या है, वो लोग को समझा सकता है। उसके बाद उन लोग को सही जगह ले जाके ट्रीटमेंट के लिए सही जगह दिखा सकता है आप लोग, वही बेस्ट होगा। मेनली उन लोग को ट्रीटमेंट का बहुत ज़रूरी होता है, तो हम लोग जितना हो सके उन लोग को समझा बुझा के रिफ़र करना चाहिए ट्रीटमेंट के लिए। सिर्फ हम लोग का सेंटर में भी है बोल के नहीं, इतना सारा सेंटर है, वहाँ पे नहीं तो हॉस्पिटल में रिफ़र करना चाहिए उन लोग को ट्रीटमेंट के लिए, वही सबसे बेस्ट है। और बाकी जो नहीं आया अभी तक नशा में, उन लोग को भी समझाना है। सब लोग का ड्यूटी है कि जितना भी लोग अभी तक नहीं गया, मेनली प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, वही है। सो हम लोग सब लोग को समझा के अपना बेटा बेटी को भी समझाना चाहिए घर में, क्योंकि ये सब टॉपिक में इतना बात नहीं होता है। घर में बैठने से भी आपका पकड़ लीजिए नशा में हो या मेंटल इलनेस, ये सब में इसके बारे में हम लोग बात नहीं करते। एक ऐसे बैठ के हम लोग दूसरा टॉपिक में कुछ ये सब इलेक्शन और कुछ दूसरा काम ये सब पूरा बात करते, लेकिन नशा ये सब बारे में हम अपना बेटा बेटी को भी नहीं समझाता है, किसी को नहीं समझ। तो ये सब भी घर में बैठ के अपना बेटा बेटी के साथ, फैमिली मेम्बर के साथ ये सब भी बात करना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे अच्छा है अवेयरनेस को ये स्प्रेड करने के लिए। और आप अभी बता रहे थे कि कम्युनिटी लेवल पे भी आपने बहुत फील्ड वर्क किया है, तो जैसे कम्युनिटी लेवल पे भी बहुत हेल्प कर सकते हैं जो हम लोग का अभी फॉर एग्जांपल पंचायत के लोग जो है उन लोगों का भी बहुत बड़ा हाथ हो सकता है मेरे ख्याल से। तो किस तरह से उन लोग हेल्प कर सकते हैं, किस तरह से उन लोग ये अवेयरनेस फैलाने में मदद कर सकते हैं? मेनली जब अब पंचायत ये सब में जाने से वो लोग अपना अपना पंचायत का तो पूरा मेंबर ये सब रहता है, तो वो लोग अपना एरिया में कौन नशा ले रहा है उसको वो लोग इजीली आइडेंटिफाई कर सकता है। आइडेंटिफाई करके उसको समझा के उसको रिफ़र कर सकता है। आइडेंटिफाई करना है, उसके बाद उसको समझा बुझा के उसको ट्रीटमेंट के लिए रिफ़र कर सकता है। फिर वो लोग थोड़ा स्टिक रूल फॉलो करके नशा ये सब को अपना एरिया में लाने के लिए रुक सकता है। तो वो सब करने से बहुत अच्छा होगा। और अवेयरनेस के लिए हम लोग तो हमेशा अवेलेबल रहता है। जब भी हम लोग को कोई भी बुलाने से हम लोग वहाँ पे अवेयरनेस के लिए हमेशा रेडी रहते हैं। जी, अच्छी बात है। तो लेकिन जैसे रेफ़र की बात करने से एक ऐसे है कि जहाँ तक हम लोग को सुनने मिलता है ये हॉस्पिटल में जाके भी इसको खास इलाज भी नहीं कर सकता है, या फिर थाना में ले जाके भी इसका कोई इलाज नहीं है। जो एडिक्टेड है उन लोगों का कोई इलाज नहीं है। तो सबसे बेस्ट जो है वही डी एडिक्शन या रिहैबिलिटेशन सेंटर ही है। तो फिर उसमें एक प्रॉब्लम ये रहता है कि बहुत ज़्यादा फ़ी पे करना पड़ता है। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है हम लोग के लिए भी, जो सोसाइटी के लोग हैं उनके लिए भी, क्योंकि जहाँ तक गांव के लोग हैं, गांव के बच्चे जो है उन लोगों का पेरेंट्स का इतना इनकम नहीं रहता है कि वो रिहैबिलिटेशन सेंटर बच्चे को भेज सके। तो किस तरह से इसको हम लोग मतलब इस चीज़ को जो फ़ी है रिहैबिलिटेशन सेंटर को फ्री में ना सही बहुत कम में कैसे हम लोग इसका मदद कर सकते हैं? कोई आपकी तरफ से आप क्या सोचते हैं? हमको लगता है जब गवर्नमेंट मेनली
हम तो आसाम से बिलोंग करते जी। हैं, तो वहाँ पे हम देखा है बहुत सारा डिस्ट्रिक्ट में गवर्नमेंट की तरफ से रिहेब सेंटर खोल के रखा है, जहाँ में आपका फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट होता है। तो यहाँ पे भी ऐसे वाला सेंटर खोलने से बहुत अच्छा होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी आते हैं कभी कभी उन लोग का पैसा के कारण ट्रीटमेंट नहीं ले मिलते। पाता है। ऐसे कभी भी नहीं होना चाहिए। जिसको ट्रीटमेंट चाहिए उसको तो पैसा नहीं होने से भी ट्रीटमेंट का तो बहुत ज़रूरी है। जैसे बाकी बीमार का ट्रीटमेंट फ्री में हो रहा है, हाँ, तो नशा भी तो एक बीमारी है, बिल्कुल। तो उसका भी ट्रीटमेंट फ्री में होना चाहिए। हम तो वही चाहते हैं गवर्नमेंट ऐसे अप्रूव करे, कुछ रिहेब सेंटर जो ये करे खोल के दे, जहाँ पे फ्री में ट्रीटमेंट हो, अच्छा से क्वालिटी, जहाँ पे क्वालिटी ट्रीटमेंट हो। जी जी बिल्कुल। नहीं तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है, हाँ, क्योंकि बहुत जो ज़्यादा। मैं खुद भी फेस करती हूँ कि किसी को मदद भी करना चाहती हूँ, अपना फैमिली में रिलेटिव्स में एडिक्ट लोग हैं, लेकिन भेजने के लिए दिक्कत है, क्योंकि महीना में इतना 1000 रुपया पे करने का मतलब हमारा कैपेसिटी नहीं होता है। तो ऐसे में काफ़ी दिक्कत होता है। तो वही सरकार की तरफ से अगर कुछ ऐसे फ्री में ट्रीटमेंट का अगर कुछ सुविधा है तो ऐसे है तो ये बहुत अच्छी बात है। जाते जाते एक पर्सनल सवाल आपसे ज़रूर करना चाहूँगी कि आपने सोशल वर्क में मास्टर किया है, आप एक बहुत अच्छा सा एक सरकारी नौकरी आप आराम से लेके बैठ सकते हैं, फिर भी आप यहाँ पे है डी एडिक्शन सेंटर में एक प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर के तौर पे। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये बहुत छोटा पोस्ट है, लेकिन आप प्रेशर के बिना वाला एक जॉब आराम से आप कर सकते थे, आपने क्यों चुना इसे? हम जब फील्ड वर्क कर रहा था, जो मैं अभी जो एनजीओ में काम करता हूँ, उसमें हम जब सेकेंड सेमेस्टर में मेरा फील्ड वर्क था, तो हम जब फील्ड वर्क कर तब हम कम्युनिटी मेंटल हेल्थ में काम कर रहा था। तो उन लोग के साथ काम करके इतना अच्छा लगा, हमको बहुत खुशी लगा। और जब भी अभी भी हमको जब भी कोई हम लोग का यहाँ पे एडमिट होने वाला लोग ठीक हो जाता है, तो हम लोग को बहुत खुशी मिलती है। जब हम लोग उसको उन लोग को कभी भी रास्ता में मिलते हैं या कहीं वहाँ पे भी हम लोग बात करने से, हम अभी नहीं ले रहे, बहुत ठीक है, वो सुनने से दिल को पूरा सेटिस्फाई हो जाते हैं हम लोग। वो बात को सुनने से मतलब अभी तो जो जॉब कर रहे हैं, क्योंकि ये हम लोग सिर्फ हम पढ़ाई किया है या रिहेब सेंटर खोल के यहाँ पे ये किया है बोल के नहीं, सभी को ये सब में मदद करना है। हम लोग का जैसे आप लोग भी मदद करना है सभी को। बिल्कुल। हाँ, तो हमको अभी एक सेटिस्फेक्शन मिलता है ये में काम करने के लिए। लोग कोई लोग उन लोग का क्या करते हैं, कोई नशा लेने वाला होने से भी उन लोग को सब लोग डांटते हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, उन लोग का बात को सुनते हैं। वो सुन के भी हम लोग को अच्छा लगता है, क्योंकि उन लोग का बात सुनने के लिए भी उन लोग को भी अच्छा लगता है कि कोई तो है उन लोग का बात सुन रहा है। तो ये सब मेरा मन को शांति मिलती है। हाँ, इसीलिए हम यही फील्ड में काम कर, अभी तो 2018 से हम ये फील्ड में ही काम कर रहे हैं। बिल्कुल। और आप जैसे और भी कई लोग होंगे, तो हम लोग बहुत हद तक जो मतलब वॉलंटरीली मन से इस चीज़ को करना चाहे ना, ऐसे अगर कोई हो और भी हो तो कर सकते हैं वो लोग, तो बहुत बेहतर होगा, और सोसाइटी भी एक अच्छा बेहतर सोसाइटी बन सकता है। हम लोग भी मेनली अभी यहाँ पे मेंटल इलनेस के ऊपर अवेयरनेस लाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। फिर भी अभी ये बहुत अच्छी आज भी बात लोग है। अगर लोग हम लोग को मदद करे, हम वही रिक्वेस्ट करते हैं लोग हम लोग को मदद करें, क्योंकि हम लोग डायरेक्टली कम्युनिटी में जाके ऐसे अवेयरनेस नहीं फैला सकते, क्योंकि हम लोग का पास आपका ये नहीं पैसा नहीं है किसी के साथ। तो आप लोग हम लोग को बुलाने से हम लोग ऑब्वियसली जाएगा, कभी भी मना नहीं करेंगे वो अवेयरनेस के लिए। तो हम लोग चाहते हैं कि आप लोग बुलाए अवेयरनेस के लिए, मेनली मेंटल हेल्थ प्लस आपका एडिक्शन के लिए। तो हम लोग हमेशा रेडी है वहाँ पे जाने के लिए। बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो कहूँगी कि ये एक बहुत ही बेहतरीन ऑफ़र है कि आप सामने से कह रहे हैं कि हम जाने के लिए तैयार हैं, हमें बुलाओ। तो ऐसे तो बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आजकल हम लोग का कॉन्टैक्ट नंबर आपका गूगल में सर्च करने से मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मिलेगा ही वहाँ पे। आजकल क्योंकि इस तरह के एक्सपर्ट हायर करने के लिए भी पैसे लगते हैं, उसमें तो हम मतलब लोग बहुत 1 ही रुपया मैं भी फ्रेंकली बात कर रही हम हूँ। लोग उस अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए हम लोग कभी भी आज तक पैसा चार्ज नहीं किया है, और कभी भी वो सब करने के लिए हम लोग नहीं करेंगे पैसा। बिल्कुल। तब तो मैं अपने सुनने वालों को भी मैं अपनी तरफ से आकाशवाणी की तरफ से भी बोलना चाहूँगी कि जो परिवर्तन ग्रुप है, इन्हें ज़रूर आप पहुँचने के लिए कोशिश करें कि अपने यहाँ पे ड्रग्स डी एडिक्शन या फिर मेंटल हेल्थ से रिलेटेड कोई भी प्रोग्राम में इनको आप एक रिसोर्स पर्सन के तौर पे एक अवेयरनेस के लिए इन्हें आप बुला सकते हैं क्या, ज़रूर बुलाइए,
क्योंकि इन्हें आपको पे भी नहीं करना पड़ेगा, प्लस एक बहुत अच्छा प्रोग्राम एक हमारा बन जाएगा हमारा सोसाइटी के लिए। तो आज इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज़ एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग, इस पर आप अपनी तरफ से हमारे जितने भी सुनने वाले हैं उन्हें क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? हम यही मैसेज देना चाहते हैं कि नशा एक बहुत बुरी चीज़ है। पहले हम लोग नशा पीते हैं, उसके बाद नशा को पीते रहेगा, उसके बाद नशा आदमी को पीता है। तो इसीलिए वो सब में हम लोग को नहीं जाना है। अपना बेटा बेटी हो सब लोग को, हम सब लोग को ही रिक्वेस्ट करेगा, सब लोग को ध्यान रखना है। अपना दोस्त ये सब भी कुछ ये सब चीज़ में जाने से उन लोग को समझा बुझा के रुके, और जो लोग नहीं गया अभी तक ये सब ट्राई भी नहीं करे कभी भी, जितना भी अपना मन चाहे होने से भी। उसके बाद हम एक रिक्वेस्ट करते हैं जितना भी अभी ये यूथ लोग है उन लोग भी ये सब में पूरा एक दूसरे को मदद करना है, और कोई नशा लेना होने से उन लोग को लिया हुआ होने से उन लोग को ट्रीटमेंट के लिए जाने दे। पूरा जितना रिहेब सेंटर हो या मेडिकल में भी ट्रीटमेंट होता है, डिटॉक्स होता है, वहाँ पे भी ले जा सकते हैं। तो नशा को कभी भी नहीं ले, हाथ से ताश भी नहीं करना है। उसके बाद उसको कभी भी ट्राई करना ही नहीं है। कोई सोचता है कि हम एक बार ट्राई करके देखते हैं, वो एक बार क्यों ट्राई करना है, दूसरा चीज़ ट्राई करो। इतना सारा खेल कूद में इतना फैसिलिटी है, सभी जगह में इतना फैसिलिटी है, वो चीज़ को हम लोग को सुनना है, नशा को नहीं सुनना है कभी भी। थैंक यू पूर्ण पावे जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज इस मौके पर आकाशवाणी के स्टूडियो में आने के लिए और इस सब्जेक्ट पे इतनी सारी जानकारियाँ देने के लिए। हम आशा करते हैं कि आपके साथ आगे और भी बातचीत होती रहेगी इस विषय में। तो आप सुन रहे थे हमारे बातचीत श्री पूर्ण पावे, प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर परिवर्तन दी एडिक्शन एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर चिंपू ईटानगर से। जैसे आज के हमारे जो मेहमान हैं इन्होंने भी बताया कि नशा जो है बहुत बुरी चीज़ है, तो इसे कोशिश ही नहीं करनी है और ये हमें छूने से पहले हमें इससे बहुत दूर जाना है। और जैसे इन्होंने कहा, हम जब खरीदार ही होंगे नहीं तो बेचने वाला भी क्या करेगा। तो इस तरह से हम आशा करते हैं कि हमारे श्रोता आज के इस कार्यक्रम से ज़रूर लाभ उठाएंगे। और इसी आशा के साथ आप सभी श्रोताओं से लेती हूँ विदा। सुनते रहिए आकाशवाणी ईटानगर और अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़। नमस्कार।